बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस ऑडियो लॉग में मैं थोड़ी सी जनरल बातें करने वाला हूँ। कुछ तो मैंने कमेंट्स वगैरह जो पढ़े हैं उनके हवाले से बात करने वाला हूँ। एक कमेंट आया हुआ था कि ये इमरान खान को ईसीपी के थ्रू अपनी पार्टी की चेयरमैनशिप से हटाना चाहते हैं और पार्टी को डिसमेंटल वगैरह करना चाहते हैं और उसके बाद एक अपना बंदा वगैरह लाना चाहते हैं और फिर शाह महमूद कुरैशी को लगा देंगे और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी अपनी मनमानी वगैरह करेगा। सो क्या इससे पीटीआई को फर्क पड़ेगा? फ्रेंकली स्पीकिंग इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बहुत कुछ कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ये कानून के मुताबिक चलेंगे, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवा देंगे, इमरान खान को जेल के अंदर डाल देंगे। इमरान खान को मारने की तो कोशिश पहले भी कर चुके हैं, उसकी अब बैकफायर हो चुका है। इसके अलावा ये बहुत सारी चीजें सियासी तौर के ऊपर करने की कोशिश करेंगे, स्टेट मशीनरी को यूज करने की कोशिश करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे इनको मिलेगा कुछ भी नहीं। ये मतलब जो करना चाहते हैं ना पाकिस्तान के साथ, वो इनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये एक्चुअली में चाहते हैं कि फौज इतना हैवी क्रैकडाउन करे पीटीआई के ऊपर के 4.5 लाख के करीब बंदे अरेस्ट करके जेलों के अंदर रख ले। फ्रेंकली स्पीकिंग जेलों की कैपेसिटी इतनी नहीं है जितने बंदे ये अरेस्ट करवाना चाहते हैं। अगर एक ही दिन 10 लाख बंदा अरेस्ट देने के लिए आ जाए रियासत पाकिस्तान को, तो ये गवर्नमेंट कहां पर खड़ी होगी? इस गवर्नमेंट की तो ऐसी की तैसी ठुक जाएगी। इस गवर्नमेंट के पास तो वैसे भी लेजिटिमेसी नहीं है, इसका लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा इशू है। सो ये वो चीजें जो ये करना चाहते हैं लेकिन इनके साथ हो नहीं पाएगा, इनकी कैपेसिटी से ही चीजें बाहर है। ये वो चीजें मतलब ये करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन इनके पास कैपेसिटी नहीं है ये सब कुछ करने के लिए, जिसकी वजह से ये बार बार फंस रहे हैं। सो ये जो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कराना, पार्टी को तोड़ना, ये उल्टी सीधी साजिश करना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता नुकसान इस बात का हो रहा होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमी तरक्की नहीं कर रही होगी, पाकिस्तान की मिडिल क्लास सफर कर रही है और ज्यादा सफर करेगी, पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत नहीं हो रही बल्कि पाकिस्तान की जमहूरियत कमजोर हो रही है, जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो ज्यादा ताकतवर हो रही है, हमारी जो पॉलिटिकल फोर्सेज है वो कमजोर होती जा रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, आर्मी है या हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये सारे के सारे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, वो अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए, बलूचिस्तान के हवाले से कोई भी पहले पाकिस्तान के अंदर बात नहीं करता था। जब से इन लोगों ने आजम सवाती को बलूचिस्तान के अंदर शिफ्ट किया है तो बलूचिस्तान की सारी पॉलिटिक्स अब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम के अंदर आ चुकी है। अब लोग डिस्कस कर रहे हैं तो बलूचिस्तान के अंदर ये होता है, बलूचिस्तान के अंदर इतना खतरनाक जेल है, मच जेल, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो बलूचिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाई होती है बलूच लोगों के हवाले से। सो लोग अब डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं कि पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी स्टेट बलूचिस्तान के अंदर क्या कर रही है। सो आजम सवाती का वहां पर जाना भी एक गनीमत है, जिससे हमें पता चलता है कि बलूचिस्तान कितना टेरराइज्ड है, बलूचिस्तान के अंदर टेरर किसने फैलाया हुआ है, कैसे पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के ऊपर एक ड्रैकोनियन कंट्रोल मेंटेन किए हुए है, जिसकी वजह से बलोच पॉपुलेशन को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वहां पर बलोच लीडरशिप को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, वहां पर बलोच लीडरशिप के चंद चुने हुए नुमाइंदों को ही इलेक्शन लड़ने का मौका दिया जाता है, जिनको चीफ मिनिस्टरशिप वगैरह दिलवाई जाती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान होता है। अगर हम वहां पर एक जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन दे और यहाँ पर एक पॉलिटिकल डायलॉग वगैरह करें तो बहुत सारी चीजें हल हो सकती है। बलोचिस्तान के इशू से ही मैं यहाँ पर आपको ईरान के हवाले से भी कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो ईरान के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे थे ईसा मिनी की वजह से, जो खातून थी जिसको ईरान की मोरालिटी पुलिस ने पकड़ा और फिर मार दिया। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं अपना ओपिनियन पहले क्लियर कर देता हूँ मोरालिटी पुलिस के हवाले से। किसी भी पुलिस को यह हक नहीं होना चाहिए कि वो मोरालिटी इथिक्स के हवाले से बातचीत करे। ज्यादा से ज्यादा मुआशरे का प्रेशर होता है। अगर मुआशरे के अंदर फहाशी नहीं होती तो मुआशरा खुद ब खुद प्रेशर डाल देता है लोगों के अंदर और लोगों के ऊपर प्रेशर बना रहता है मुआशरे का, वो खुद ब खुद ऐसी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारे यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां थी, टिकटॉकर, बहुत सारे टिकटॉकर वगैरह थे जो उल्टी सीधी हरकतें करना चाहते थे। एट द एंड ऑफ द डे उनको गालियां ही पड़ी टिकटॉक के ऊपर, उनको कुछ ज्यादा सपोर्ट वगैरह नहीं मिला और फिर मुआशरा जनरली तौर के ऊपर कंडेम भी करता है। सो ईरान ने ये जो मोरली पुलिसिंग का आइडिया वगैरह इन्वेंट किया था, ये सरासर बकवास सा आइडिया है। इसी तरह से हमारे कराची के अंदर भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर पुलिस जाकर मोरल पुलिसिंग वगैरह करती है, जो कि मैं समझता हूँ कि उनका काम नहीं है। उनको चोर डकैत वगैरह पकड़ने चाहिए। ये मोरल पुलिसिंग वगैरह ये इनका काम ही नहीं है और इससे मामला कंट्रोल भी नहीं होते और ना इससे कोई फ्रूटफुल चीजें निकलती हैं। अब आते हैं ईसा मिनी के केस के ऊपर कि ये मसला क्या था। मैंने पहले भी कहा था कि ये कुर्दिश खातून है और जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे वो कुर्द टेरिटरी के अंदर हुए थे। कुर्दिस्तान का इलाका था, ये वहां से प्रोटेस्ट हुए थे। पहले ईसा मिनी के अपने होम टाउन जो कुर्दिस्तान के अंदर था वहां पर हुए, उसके बाद लोकल एरियाज में से हुए और फिर कुर्दिस्तान प्रोविंस के अंदर सारे के सारे प्रोटेस्ट हुए। इंटरनेशनल मीडिया ने उसे ऐसे पोर्ट्रे किया जैसे कि पूरे ईरान के अंदर प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे। अब कुर्द लोगों के कुछ रिलेटिव तो रहते होंगे ना तेहरान के अंदर, फिर उन्होंने अपनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज की, फिर उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट किए। सो ये जो माइनॉरिटीज होती है ना, ये बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज होती है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, सो इनको ऑर्गेनाइज करना भी बड़ा आसान होता है। मेजोरिटी मोस्ट ऑफ द टाइम ऑर्गेनाइज नहीं होती क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ी होती है। सो यहाँ पर आपको ये एंगल भी देखना चाहिए कि कुर्दिस्तान का और ईरान का बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है। जिसी तरह से इनका सिस्तान जो बलूचिस्तान का हिस्सा है ईरान की तरफ से, उनके साथ इनका झगड़ा चल रहा है ईरान का। सो ये जो कुर्द वगैरह के लोग हैं ना, ये मोस्टली अपने आप को अमेरिका के साथ अफिलिएट करते हैं, इसराइल के साथ अफिलिएट करते हैं। वो चाहते हैं इनके ताल्लुकात इनके साथ अच्छे हों। असल में कुर्दों का बुनियादी मसला ये है कि वो एक आजाद कुर्द रियासत बनाना चाहते हैं। कुर्दों को वो आजाद रियासत इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि उनका एक हिस्सा इराक के अंदर आता है, एक हिस्सा उनका
उनका ईरान के अंदर आता है, दूसरा हिस्सा उनका जाकर मिलता है तुर्की के अंदर। सो ये अगर सारे के सारे मुल्क टूटेंगे तभी कुर्दिस्तान बनेगा, वरना छोटा सा कुर्दिस्तान बनेगा जिसको अमेरिका की मदद पड़ेगी। और अमेरिका इनकी मदद भी इसी तरह से करता आ रहा है कि इनको अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहा है। और ये जितने भी प्रोटेस्ट थे, ये लोग कह रहे थे कि हिजाब के खिलाफ थे, ये एक्चुअली में कुर्द प्रोटेस्ट थे। अब वो सारी की सारी बातें खुलकर आ रहे हैं। जैसे ही ईरान ने अपनी मोरल पुलिसिंग को सस्पेंड कर दिया है, जो कि एक अच्छा काम है। अब पता है लोग क्या नैरेटिव बना रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। अब लोग नैरेटिव ये बना रहे हैं कि असल बात मोरल पुलिसिंग थी ही नहीं, असल बात हिजाब का मसला था ही नहीं। असल मसला था कि ईरान कितना ड्रैकोनियन स्टेट है, वो कितनी दहशतगर्दी कर रहा है, वो ये तमाम तर चीजें क्यों कर रहा है, लोगों के साथ माइनॉरिटीज को कैसे ट्रीट कर रहा है, ईरान के अंदर एक फैशिस्ट रिजीम है। सो बेसिकली ये सारा चक्कर था ईरान को मलाइन करने के लिए। अब ईरान की भी कुछ गलतियां हैं जो उनको सुधार लेनी चाहिए, क्योंकि उनको एक ब्रॉड बेस्ड डायलॉग शुरू करना चाहिए कुर्दों के साथ, जिस तरह से रशिया ने चेचेन के साथ डायलॉग शुरू किया, जिसकी वजह से चेचेन वाला मसला रशिया का हल हो गया। इसी तरह से ईरान को भी ये डायलॉग वगैरह शुरू कर लेना चाहिए, जिससे ये कुर्दों वाला मामला भी ईरान का हल हो जाएगा। बहरहाल जितना ये क्रश करने की कोशिश करेंगे उतना अमेरिका फायदा उठाएगा कुर्दों से और कुर्दों को मदद करेगा, कुर्दों के लिए हीरो बनता जाएगा और अल्टीमेटली यही प्रोटेस्ट वगैरह चलते रहेंगे। जो हमारी अहमदी कम्युनिटी है यहाँ पर, जो पाकिस्तान के अंदर, वो भी ज्यादातर ऐसी ही है। वो सारा दिन खुद को बेचती है अमेरिका के अंदर, यहाँ पर प्रोटेस्ट वगैरह करती है, उनका नैरेटिव प्रमोट करती है। जनरल बाजवा आपके सामने मिसाल है, सारी की सारी अमेरिका की पॉलिसी टॉक कर रहा था, पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात खराब कर रहा था। अमेरिका चाहता था पाकिस्तान के इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक हो जाए, सो जनरल बाजवा ने भी वही किया। सो ये जो अहमदी कम्युनिटी होती है, यहाँ आपकी माइनॉरिटी होती है जो एक्सप्लॉइट हो रही होती है, वो अमेरिका से मदद मांगती है और अमेरिका उनकी मदद भी करता है। फ्रेंकली अमेरिका भी माइनॉरिटीज को इसी तरह से प्लेस करता है ताकि उन मुल्कों की जो सियासी सिचुएशन है उसको अपने फेवर में एक्सप्लॉइट वगैरह किया जा सके। सो अमेरिका भी खुद को इसी तरह से पोजीशन करके रखता है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखें, यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे तो ईरान ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा था, शेलिंग कर रहा था, लाठी चार्ज कर रहा था, मॉब को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, जो कि बहुत अग्रेसिव हो चुका था मॉब, जो बेसिकली उलमाओं को तंग कर रहा था, उलमाओं की पगड़ियां वगैरह उछाल रहा था। सो जो कुर्द लोग थे वो भी ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे। लेकिन आप इसके कॉन्ट्रास्ट में देखिए कि फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा था। फलस्तीन के ऊपर एक बंदे को इजरायली सिपाही ने पॉइंट ब्लैंक के ऊपर शूट कर दिया, उसके बाद गाजा के ऊपर एयर स्ट्राइक्स लॉन्च कर दी। आप एक तरफ देखिए कि लाठी चार्ज और आंसू गैस के ऊपर इंटरनेशनल मीडिया कितना बड़ा वावेला मचा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि वहां पर पूरा का पूरा 500 पाउंड का बम फोड़ दिया। मीडिया के ऊपर सबके सामने आ रहा है कि एक बंदे को पॉइंट ब्लैंक के ऊपर शूट किया गया और हर रोज एक ना एक फलस्तीनी को इसराइली मार रहे हैं, इसराइली डरा रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं, बिल्डिंगे तबाह कर रहे हैं, फिर भी इसराइल के ऊपर कोई कंडेमिनेशन नहीं आती, कोई भी ह्यूमन राइट्स वॉच वगैरह नहीं आता और ना ही वहां पर इसराइली अलाउ करते हैं फलस्तीनियन को प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर किस मुंह से वेस्टर्न एलाइज क्रिटिसाइज करते हैं ईरान को और $5 बिलियन एनुअल सपोर्ट देते हैं इसराइल को। अगर अमेरिका ह्यूमन राइट्स के हवाले से बराबरी चाहता है, ईरान को कंडेम करना चाहता है, तो सबसे पहले तो $5 बिलियन की जो सपोर्ट देता है इसको इसराइल को, ये बंद कर लेनी चाहिए। उसके बाद इसको इसराइल को वेपन बेचना बंद कर देना चाहिए। अब ये चीजें अमेरिका करेगा तो इसराइल बचेगा ही नहीं, तो इसीलिए अमेरिका वो नहीं कर सकता और दूसरी तरफ इसराइल को रोकता भी नहीं है कि आप ये दहशतगर्दी वगैरह ना करें। फिर ये आते हैं जिंगजियांग के ऊपर, जहां पर जो चाइनीज उगर मुस्लिम है उनके साथ जो चाइना करा है उनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। अब वहां पर भी चाइना के बड़े मसले हैं, चाइना को डायलॉग शुरू करना चाहिए उन उगर मुसलमानों के साथ, लेकिन ये भी एक माइनॉरिटी है। चाइना के अंदर भी कुछ एथनिक चाइनीज होते हैं, एक हान चाइनीज होते हैं, दूसरे उगर चाइनीज होते हैं। सो जो हान चाइनीज है वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं, उगर चाइनीज कम होते हैं, जिनको मोस्टली हान चाइनीज वगैरह पसंद नहीं करते और वो मुसलमान है। सो इसी तरह से उनको दबाया जाता है, उनको उनके हकूक वगैरह नहीं दिए जाते और अमेरिका इन लोगों को अपने यहाँ पर बुलाता है, अपनी यूनिवर्सिटीज में एजुकेशन वगैरह देता है, फिर इन लोगों को पूरी दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है और उसके बाद चाइना को मलाइन करने की कोशिश करता है। सो ये इसी तरह से अमेरिका हर मुल्क के अंदर माइनॉरिटी को पकड़ के बैठा होता है और उसको अपने मकसद के लिए यानी अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। फिर इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर नैरेटिव बनाता है, फिर एक रिजीम को कंडेम करता है, उसको मलाइन करने की कोशिश करता है। जिस रिजीम को अमेरिका कंडेम नहीं करता, जिसको एक्चुअली में करना चाहिए, वो तो इसराइल की रिजीम है जो कि अपनी माइनॉरिटीज के साथ यानी फलस्तीनियन के साथ क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अमेरिका चुप हो जाता है और अमेरिका कुछ ज्यादा बोल भी नहीं सकता इन तमाम तर मामलों के अंदर। सो ये फ्रेंकली अमेरिका की मुनाफिकत है और कुछ नहीं है। इसी तरह से मैंने पहले भी कह दिया था कि ये कुर्दों का और ईरानियों का मसला है और जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये कुर्दिस्तान के अंदर ही हो रहे हैं जो ईरान का एक सूबा है। इसके अलावा तेहरान के अंदर उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो कुर्द कम्युनिटी के लोग हैं, वो सारे के सारे प्रोटेस्ट करें। बहरहाल ईरान ने अच्छा काम किया कि ये मोरल पुलिस वगैरह सारी की सारी खत्म कर दी और ये होनी भी नहीं चाहिए। इंसान का अपना जमीर होता है, अगर वो इंसान को नहीं झंझोड़ता तो ये दूसरी मोरल पुलिस वगैरह क्या कर लेगी। अब बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी की सिचुएशन के ऊपर। यहाँ पर बड़ा अच्छा ही सीन चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। मुफ्ता गालियां दे रहा है इसाक डार को, इसाक डार गालियां दे रहा है मुफ्ता को, मौलाना फजल रहमान इन दोनों को गालियां दे रहा है और अब तो सब खुलकर आ रहे हैं कि यार देखो हम आ गए, हम फंस गए, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ इमरान खान ने बहुत बुरा कर दिया, ये
कर दिया, वो कर दिया। मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप लोग सब्र कीजिए, ये जो इस आगडार बिंगे मारता हुआ जहाज में उतरा है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, 2 महीने ठहरिए, इसकी चीखें आसमान तक पहुंचेंगी। ये जो जियो न्यूज के अंदर इसकी चीखें निकली है ना, अब तो और भी चीखें निकलेंगी, इसको लग पता जाएगा कि ये कहां पर खड़ा है। मैंने पहले भी कहा था कि आप लोग सब्र कीजिए, ये जितना उल्टा लटकना चाहता है ना सिस्टम, इमरान खान को हम डिस्क्वालीफाई करवा देंगे, इमरान खान को जेल में भेज देंगे, कर दीजिए, जो कुछ करना है कर दीजिए। अल्टीमेटली क्या होगा, इलेक्शन हो गया, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनकर आएगा। मैं इसीलिए चुप करके बैठा हुआ क्योंकि मुझे पॉलिटिकल साइंस का पता है। पॉलिटिकल साइंस के अंदर लेजिटिमेसी वो सबसे बड़ा वायरस है। अगर किसी गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी ना हो, उस गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाए, वो गवर्नमेंट खड़े खड़े डिस्क्रेडिट हो जाती है, उस गवर्नमेंट की ऐसी की तैसी हो जाती है, उस गवर्नमेंट का सपोर्ट खत्म हो जाता है, उस गवर्नमेंट के खिलाफ बगावतें होना शुरू हो जाती है, वो रियासत खतरे में गिर जाती है। मैं आपको बताता हूँ कि लेजिटिमेसी कैसे चैलेंज की जाती है। मैं आपको करबला का वाकया बताता हूँ। इमाम हुसैन को अच्छे तरीके से पता था कि यजीज की फौज ताकतवर है, यजीज ने खुद को ताकत के ऊपर मनवा लिया है पूरी दुनिया के सामने, पूरी इस्लामिक दुनिया के सामने कि मैं ही तुम्हारा खलीफा हूँ। लेकिन इमाम हुसैन ने अपना मार्च कंटिन्यू किया और फिर करबला गए और वहां पर शहादत दे दी। जैसे ही उन्होंने शहादत दी तो यजीज की जो लेजिटिमेसी थी, मैं अब आपको करबला के थ्रू पॉलिटिकल साइंस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यजीज की जो लेजिटिमेसी थी, जो कि क्लेम कर रहा था कि मैं बिल्कुल एक ठीक ठाक बादशाह मुंतखब हुआ हूँ, जो मैं सही तरीके से मुंतखब हुआ हूँ, इमाम हुसैन ने उसकी पॉलिटिकल लेजिटिमेसी जीरो कर दी, जिसकी वजह से यजीज को आने वाले 3 साल तक पूरी रियासत के अंदर जंगें करनी पड़ी, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा खुद को बादशाह रखने के लिए। अल्टीमेटली क्या हुआ, रियासत अंदर से कमजोर हो गई। उसके बाद यजीज का बेटा आया, वो भी तक के ऊपर नहीं बैठ सका और अल्टीमेटली क्या हुआ, सिविल वॉर हो गई, रियासत टुकड़े टुकड़ों में तकसीम हो गई। एक तरफ बनु उमैया चली गई, दूसरी तरफ दूसरे साहबा की हुकूमत आ गई। सो इस तरह से पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बहुत जरूरी होती है गवर्नमेंट के लिए। अगर पॉलिटिकल लेजिटिमेसी नहीं होती तो आए दिन बगावतें होती रहती है, आए दिन प्रोटेस्ट होते रहते हैं, जिसकी वजह से हुकूमत का जीना हराम हो जाता है। अगर एक हुकूमत के पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी होती है तो वो बड़ी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट होती है, जिसके खिलाफ जितने भी प्रोटेस्ट हो जाए वो खामोशी से बैठी रहती है कि कर लो प्रोटेस्ट, मार्च करना है कर लो, मार्च ये करना है कर लो, लेजिटिमेसी हमारी सिक्योर है। सो ये वो फैक्टर है जो सबसे ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी इलेक्शन करवा लेते हैं जिसमें ये नवाज शरीफ को दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं और कहते हैं नवाज शरीफ 2/3 मेजोरिटी ले गया, एक तरह की रिग्ड इलेक्शन। फिर भी तो नवाज शरीफ को लेजिटिमेसी नहीं मिलेगी ना, फिर भी तो पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूस होंगे, तमाशा लगा रहेगा, लोग सियासी तौर के ऊपर कहेंगे कि ये लोग फ्रॉडी हैं, फ्रॉडी गवर्नमेंट है, जैसे हम कह रहे हैं कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट है। सो इस तरह से होगा ना, क्योंकि गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी नहीं होगी, एक फेयर इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट नहीं आई होगी। सो ये जो भी कर लें, एट द एंड ऑफ द डे इनको इमरान खान को ही प्राइम मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। हाँ, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कौन से बड़े तीर मारता है ये हम देखेंगे। बाकी रही बात ये उल्टे भी लटक जाए, इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। अगर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं बना तो पाकिस्तान के पास कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारी रियासत के टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं। सो ये ना हो, अल्लाह करे हम सर्वाइव कर जाएं और हमारा सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के अंदर है और इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने के अंदर है। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।